तय अवकाश रहेगा और 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराएंगे, पर ओवर टाइम या तो देंगे नहीं, और देंगे तो सिंगल रेट से ओवर टाइम। अभी के श्रम कानूनों में ये था। दूसरा कि आज की तारीख में उनके अंदर के वो एक और नया कंसेप्ट है, फ्लैक्सी वर्किंग आवर। मतलब जैसे आज आपका काम ज़्यादा है तो उसके अंदर उन्होंने कहा 5 दिन के अंदर हम इतना काम कराएंगे, पर उस 5 घंटे में जो 48 घंटे काम कराएंगे उसको हो सकता है हम 3 दिन में ही करा लें उससे ज़्यादा काम, पर वो 48 घंटे ज़्यादा नहीं होने देंगे। और इसका मतलब है इंसान। तो अब इन सारे कामों को करने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो श्रम संहिताएँ लाई हैं 4, इनमें वेतन की संहिता, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन की संहिता है, स्वास्थ्य उसके संबंधित संहिता जो दी है, और उन सारी श्रम संहिताओं के जरिए मजदूरों को अब तक जो अधिकार थे उन अधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त करने की पूरी कोशिश है। कागज में तो कुछ भी लिख देंगे। आप खुद समझते हैं कि जब ये कानून थे तब तो कानून का पालन नहीं होता था, तब वो जो गैर कानूनी काम करते थे फिर मालिक लोग, भाई कानून है और लागू नहीं कर रहे तो गैर कानूनी हो गया। तो वो जो गैर कानूनी काम था उनका, मजदूर को कानून लागू न करने का, अब इस केंद्र सरकार ने उस गैर कानूनी कृत्य को कानूनी का जामा पहना दिया कि वो कानून में परिवर्तन कर दिया। तो ये जो श्रम संहिता है इसमें, और एक सबसे बड़ी बात ये है इस देश के अंदर, भाई एक डिग्निफाइड लाइफ हो, मेहनत करता है, आप मेहनत करते हैं तो आपको एक सम्मानपूर्ण जीवन रहे। अब उसके लिए स्थायी रोजगार का मैटर जो है वो स्थायी रोजगार का मसला है, और अब तक धीरे धीरे करके सरकार कदम दर कदम कर रही है। पहले स्टैंडिंग ऑर्डर में 2 ही प्रावधान थे, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, और टेम्परेरी जो रहता था वो परमानेंट हो जाता था। इसी स्टैंडिंग ऑर्डर में था कि 3 महीने में 90 दिन, 6 महीने में 120 दिन और साल भर में 240 दिन, जिसने पूरा कर लिया और वो स्थायी प्रगति काम उसको स्थायी होना चाहिए उस तरीके से उसको। अब ये जो कानून लाए हैं उन्होंने उस स्टैंडिंग ऑर्डर में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान कर दिया। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, आपको मैंने रखा रोजगार में, आपको कहा आप तो 9 महीने के लिए, ओके 9 महीने बाद आप 1 साल में, फिर उनको बढ़ा के 12 साल काम का मजदूर है, उनको कितना वेतन मिल रहा है 8,000 से लेके उनको वेतन मिलता है 12,000 चल रहा है। अब मुझे बताओ इंदौर में अगर 12,000 किसी को वेतन मिल रहा है तो क्या वो किराए का मकान लेके रह के अपने परिवार को पाल सकता है? अभी बड़े पढ़े लिखे नौजवानों की ये हालत बना दी। तो अब इसका मतलब है कि पूरे समाज को इन्होंने संकट में दिया। सिर्फ मजदूर के अधिकार का मसला नहीं है, पूरे सामाजिक ढांचे को लूट के लिए। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जैसे आज कभी आलू का बाजार आ जाएगा और मार्केट में आलू आ गया, आलू सस्ता हो जाएगा, भिंडी का बाजार आ गया, भिंडी सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही अगर परिवार मतलब पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है तो फिर रोजगार को मारा स्थिति में कोई भी कम वेतन में भी काम करने तैयार हो। तो ये सरकार को इस पर रुकावट लगानी चाहिए थी। अब आप एक बात बताइए, ये है प्रोडक्शन लिंक बोनस, है ना, इंसेंटिव। अब ये इंसेंटिव क्या है, आज की तारीख में अप्रेंटिस कारखाने में काम करेगा, सरकार अपने खजाने से 5,000 रुपये देगी, और वो जो प्रोडक्शन करेगा उसका रिटर्न कोई सरकार नहीं मिलेगा, तो देश के खजाने में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कारखाने में अप्रेंटिस लगाओगे, एक तो स्थायी रोजगार के लिए अप्रेंटिस लगा दिया, और उसके लिए पैसा भी सरकार अपने खजाने से दे रही है। कारखाने में निवेश कर रहा है तो निवेश के लिए उनको लिए रियायतें दे रहे हैं, सीधे पैसा दे रहे हैं उनको। तो अब ये सरकार का खजाना जो आम जनता के पैसे से भरा है उससे भी सीधा पैसा ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट, और इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या है, ये कोई छोटे छोटे पूंजीपति जो है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले बर्बाद हो रहे हैं उसमें। सिर्फ अडानी अंबानी उस कैटेगरी, सब कुछ उनके हवाले कर दें। अब इसलिए एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो आज जो हमारा आंदोलन था, एक तो जो श्रम कानूनों में जो बदलाव किया है, समाप्त किए, उसको रोकने के लिए, दूसरा स्थायी रोजगार की व्यवस्था समाप्त करने उसके लिए, और इसके खिलाफ असंतोष पैदा हो और सरकार के खिलाफ ना चला जाए वो, क्योंकि असंतोष होगा, सरकार के खिलाफ जाएगा तो सरकार को मजबूर हो जाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ ये नीति लागू कर रहे हैं और उसी से ज़्यादा ताकतवर तरीके से समाज के अंदर हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी विभाजन कर रहे हैं। तो एक हाथ से पीटो, एक हाथ से बांटो। तो पिटने वाला आदमी पिटाई करने वाले के खिलाफ ना लड़ सके, तो ये दोनों है, इसी हम कहते हैं कॉर्पोरेट प्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सरकार है। इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और अच्छी बात है कि सरकार ने जो हमले कर रही है
देश भर में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस को छोड़ के जी जितने केंद्रीय श्रमिक संगठन सब एक मंच पर हैं आज, और उनने पूरे देश में नारा दिया है। और अभी फरवरी के महीने में एक दिन की पूरी हड़ताल ही होगी पूरे देश भर में। उसी श्रृंखला में ये आज धरना था, जहाँ हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है कि भैया आप सरकार को समझाओ ये श्रम संहिताओं को जो आपने पारित किया वापस लें और स्थायी रोजगार की व्यवस्था करें, खाली पद पड़े उनकी भर्ती करें और नौजवानों को और आम जनता को शिक्षा रोजगार के सवाल पर सरकार की ओर से ऐसी मदद करे ताकि लोग जिंदा रह सके। ये सर एक प्रश्न था कि महात्मा गांधी जी का नाम जो मनरेगा में से हटाया गया है उसको लेकर के और क्या आगे की प्लानिंग चल रही है? देखिए बात ये है, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाया, ये तो खैर जितने इसकी निंदा की जाए उतनी कम जी। ये जो आज सरकार में बैठे हैं, आप इनके इतिहास को जानते हैं, इनके पुरखे मतलब जैसे आज हम अगर मान लो हम है, हमने आज़ादी का आंदोलन हिस्सा नहीं दिया, हमने थे ही नहीं, पर हमारे पुरखे मतलब राजनीतिक रूप से हमारे जो पुरखे थे वो तो थे, जेल में गए, स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो आज सत्ता में बैठे हैं, एक आदमी इनके संगठन का ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते आप जो इनके संगठन के नाम पर आज़ादी के आंदोलन में एक दिन भी जेल गए हो, बल्कि अंग्रेजों के साथ न मिली भगत के इनके बहुत सारे प्रमाण हैं। अब महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाई, तो देश के अंदर है ना, और उनका दलितों के प्रति, समाज के गरीब लोगों के प्रति उनका भाव जो था। अब मनरेगा क्यों आया? ये मनरेगा आया यूपीए बंद सरकार के जमाने। उस समय याद करो कि वामपंथियों की ताकत संसद में बहुत ज़्यादा थी और एक समन्वय समिति बनाई थी जी। तो वामपंथियों ने कहा कि देखो भाई आप कॉरपोरेट्स के लिए काम करते हो, हमने वो भी सरकार कांग्रेस सरकार थी, बोलते वो भी कॉरपोरेट्स के लिए थे, लेकिन दबाव बना के हमने क्या किया, नंबर 1 राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी कानून नंबर 1, दूसरा आदिवासियों के लिए भूमि अधिकार वन अधिकार कानून, तीसरा सूचना का अधिकार, ये तीनों कानून बनवाए। अब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून में महात्मा गांधी नेशनल डेवलपमेंट आपको गारंटी है, अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं आप, काम मांग सकते हैं आप, काम दो। अब इन्होंने क्या किया, 1 नंबर बजट कम कर दिया, पहले 2-3 साल से बजट कम। अब इसके अंदर ये उन्होंने कह दिया कि अब क्या बोले कि 60 दिन का अवकाश रहेगा, मतलब कब, तो खेती का काम होगा तब। मतलब अब आपने पूरी उसकी जान निकाल दी और उसके अंदर पूरा भ्रष्टाचार होगा। तो जो तात्कालिक रूप से सुविधा मिल रही थी गाँव के अंदर, जो लोग जिंदा रहने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का खेल खेला है। तो ये सरकार हर क्षेत्र में आंगनवाड़ी, आशा उषा काम कराते जा रहे, वर्कलोड बढ़ाते जा रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे पूरी, कारखाने के अंदर ठेका मजदूर, सरकारी विभाग में संविदा कर्मी, अब फिक्स समय एम्प्लॉयमेंट। तो कुल मिलाकर ये जो है पूरे समाज के लिए, देश के लिए विनाशकारी परिस्थिति बन रही है और एक एक करके वो काम उठा है। अब इसी से जोड़ के आप एक लाइन की बात समझिए, जो आप विश्लेषण भी करिएगा, पिछले जब से भाजपा आई है तब से संसद की और विधानसभा के सत्र छोटे होते जा रहे और काय के लिए गए, वो अल्लाह मच गया। पर 2 काम नहीं रुक रहे। एक भले 3 दिन का सत्र हो, जितने बड़े बड़े भूमाफियाओं के लिए, जंगल काटने वालों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए जो सुविधाएं वो विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट करके पैसे की व्यवस्था कर लेंगे और पास कराएंगे। एक दूसरा, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के खिलाफ जितने अध्यादेश और विधेयक पारित करना है कर लेते। अभी इसी लोकसभा सत्र में बीमा में 100% एफडीआई कर दिया। उन्होंने एक और ऐसा कानून ले आए, भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना हुई तो कितने मारे गए, उसमें भी कानून था कि जैसे मान लो मैं मशीनरी की सप्लाई करता हूँ, एटॉमिक पावर, एटॉमिक रिएक्टर, कल उसमें अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मुझ पर लाइबिलिटी आती, मैं भी जिम्मेदार माना जाता और मुझ पर मुकदमा चलता। अब अमेरिका के तमाम सारी कंपनियां सरकार पर दबाव डाल रही थी कि ये लाइबिलिटी वाला मामला ख़त्म करो, तब हम आएंगे। अभी सरकार ने ये शांति नाम से जो अध्यादेश लाए, पारित किया है, उसमें विधेयक लाए हैं, उसमें ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है। अब मान लो जो रिएक्टर देगा, कल के दिन वो रिएक्टर में कोई दुर्घटना हो गई तो उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब पूरा देश को मार डालोगे, क्या करोगे। तो इसलिए कॉरपोरेट्स के फेवर में ये सारे कानूनों का पूरी तरीके से रौंद रहे हैं और उनके पूरी तरीके से और आम जनता के हितों पर और अधिकारों पर चूट कर रहे हैं। आज अगर आप जुलूस निकालें अगर हम यहाँ, तो अभी 100 पुलिस वाले आ जाएंगे, परमिशन का
कैसे किया आपने, ठीक है। और अगर यहाँ हुड़दंगी घूमे हैं तो भाई अगर हमारे जुलूस से ट्रैफिक रुक रहा है तो बाकी के जुलूस से भी तो ट्रैफिक रुकता है, तो उनके लिए पूरी अनुमति है आपको। और मजदूरों के हक के लिए, किसान के हक के लिए, नागरिकों के हक के लिए अगर जुलूस निकालेंगे अपराध है, तो इसका मतलब है पूरी देश के अंदर संविधान की हत्या की जा रही है और तानाशाही का नया नव फांसीवादी निजाम ला रहे हैं। अगर इससे नहीं लड़े तो हमारे पुरखों ने जो गुलामी झेली थी उससे खतरनाक गुलामी आएगी। इसलिए हम लोगों ने तय किया है जो होगा वो होगा, और हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और इसी सरकार से मुकाबला करेंगे। सर अंत में आपका एक बार फिर नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद प्रधान है, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ सीटू का, और सीटू का राष्ट्रीय सचिव। धन्यवाद सर।